फिर हमको 6000 जातियों के टुकड़ों में बांट दिया और जातियों में भी ऊंच नीच की भावना डाल दी। आप जो भी काम करते हो, हमारा देश कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश में कई काम होते हैं, जैसे खेती संबंध में कुछ लोग बैल से खेती करते हैं, कुछ लोग बैल से खेती करते समय जो औजार काम आते हैं उन औजारों का काम करते थे, जैसे लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जैसे हम प्रजापति है, कुम्हार है, तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सुनार लोग सोने की चीजें बनाते थे, लोहार लोग लोहे की चीजें बनाते थे और बढ़ई लोग लकड़ी की चीजें बनाते थे। काम के हिसाब से हम लोग जाने जाते थे, लेकिन शादी ब्याह हम लोग किसी भी समाज में कर देते थे। जाति समाज नहीं होती है, जातियां तो उन लोगों ने बनाई, ये हमारे काम हुआ करते थे। किसी भी काम को हम जानते हैं वो काम हम करने लगे, जरूरी नहीं वही काम हमारा बच्चा करे, हमारा बच्चा कोई दूसरा काम कर सकता था। तो काम के हिसाब से काम डिवाइड थे, लेकिन जातियां नहीं थी। शादी हम किसी में भी करते थे। इसका उदाहरण हम दे दें, हम बुद्ध को जानते हैं, मौर्य वंश को जानते हैं, तो मौर्य वंश की सब शादियां हुआ करती थी, कोहली वंश में हुआ करते थे। इसका पुराने इतिहास में अगर खोजेंगे तो निकल के आ जाएगा कि इसका इतिहास जब ढूंढेंगे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं दोस्त और दुश्मन की पहचान। दोस्त को अगर आपने पहचान लिया उसको साथ ले लें, दुश्मन को आपने पहचान लिया उससे दूरी बना लें। दोस्त और दुश्मन की जब पहचान हो जाएगी तो दुश्मन को आप घर में नहीं बिठाएंगे और दोस्त को घर में बिठाएंगे। तो ये दूरियां बना लेते हैं। जैसे हम जान गए कि आर्य लोग कौन थे, ब्राह्मण लोग आर्य थे। आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उन्होंने हमें जातियों में बांटा और हमारे हक और अधिकार छीन लिए। जो खेती है वो खेती वो लोग क्या लेकर आए थे कहीं से? जो हमारी खेती है उसी पे उन्होंने 95% कब्जा कर रखा है। 5% में हम 90% लोग हैं और 95% जमीन में उनका कब्जा है। तो जब ये लोग, जैसे अंग्रेज लोगों को हमने कहा था अंग्रेजों देश छोड़ो, अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, तो अब जब चले गए तो उनके घर खेती जो भी था वो छोड़कर चले गए। और जैसे हम कहेंगे ब्राह्मणों देश छोड़ो या ब्राह्मणों सत्ता छोड़ो, तो क्या होगा? उनकी जमीनें फिर हमें मिलेगी, तो हम लोग फिर से मालामाल हो जाएंगे। 90% 95% जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो सारी जमीनें किसकी होंगी? हमारी होंगी। जो उन्होंने बड़े बड़े मॉल और ये क्या कहते हैं गेस्ट हाउस बना रखे हैं ब्राह्मणों ने और फार्म हाउस बना रखे हैं, वो जब चले जाएंगे तो उस पर कब्जा किसका होगा? हमारा, हम मूल निवासियों का कब्जा होगा। तो इसलिए हम लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। अभी जो हमने साहब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों में अंतर होता है। सत्ता परिवर्तन क्या होता है? सत्ता परिवर्तन तो हर 5 साल बाद हम करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद अभी भाजपा की आ गई, अभी चुनाव आने वाले, फिर हम शायद बहुजन मुक्ति पार्टी को बनाएंगे। ये अपनी पार्टी है। कैसे अपनी पार्टी है? कि बहुजन मुक्ति पार्टी स्टाम्प पर लिख कर दे रही है। क्या लिख कर दे रही है? कि आपके हक और अधिकार के अनुसार हम काम करेंगे। और एक काम और बहुत अच्छा वो बोल रही है कि हम डीएनए कार्ड लागू करेंगे। अब डीएनए कार्ड क्या है? जैसे अभी आधार कार्ड लेकर आप घूम रहे हैं, उसी प्रकार इस पार्टी ने कहा है कि हम डीएनए कार्ड लागू करेंगे। डीएनए कार्ड क्या होता है? कि डीएनए कार्ड जो होता है कि आप अपना डीएनए, अपने जो भारत के रहने वाले लोगों का डीएनए है, ये आपस में मैच करता है, और जो विदेशी लोगों का डीएनए है वो मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे विदेशी कौन लोग हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये विदेशी लोग हैं। तो जब डीएनए विदेशी साबित हो जाएगा तो उनको वोट डालने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों का डीएनए कार्ड जब बनेगा, हम लोगों का आधार कार्ड मांगा जाता है तो उस समय मांगा जाएगा डीएनए कार्ड। उस समय कोई जाति का सर्टिफिकेट नहीं होगा, केवल डीएनए कार्ड। डीएनए कार्ड आपका भारत का मूल निवासी का होगा, तो एक ही पहचान, नाम के आगे केवल आपका नाम होगा फलाने सिंह मूल निवासी, बस, कोई जाति नहीं होगी, जातियां समाप्त। इस तरीके का डीएनए कार्ड ये पार्टी कह रही हम लागू करेंगे। अभी इनकी सेमीफाइनल है प्रदेश में। अगर इनकी सरकार आप लोगों ने बना दी तो 2024 में आप सेंट्रल में सरकार बनाएंगे। जैसे आप सेंट्रल में सरकार बनाएंगे तो वो फाइनल होगा। फाइनल होगा तो वहां पर हम लोगों को डीएनए कार्ड लागू करने का अधिकार मिलेगा। सेंट्रल का
जो सेंट्रल सरकार होती है वो काफी अधिकार रखती है। जैसे अभी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, हम लोग 10 तारीख को भारत बंद करने जा रहे हैं, तो 10 तारीख को जब भारत बंद करेंगे तो आप लोगों को रोड पर निकलना होगा, एक बैनर लेके रोड पे खड़े होना है, 1-2 घंटे रोड जाम रखना है और कहना है कि हमारी गिनती चालू करो और गिनती के अनुसार हमें हक अधिकार दो। आपकी गिनती अगर ओबीसी गिनती होती है आप 1931 के अनुसार 52% है, मतलब आधे से ज्यादा 52%। 1931 में अंग्रेजों ने गिनती कराई थी, वो भी विदेशी थे, लेकिन उन्होंने आपके फायदे के काम किए, पढ़ने का अधिकार दिया, गिनती कराई और आपको नौकरी में रखने की बात की। लेकिन ये बात हर लोग कहते थे कि आप ऐसा करते हो तो हमारा देश छोड़ दो। उन्होंने कहा था देश छोड़ो, हमने नहीं कहा था देश छोड़ो, उन्होंने कहा था। अब हम ये बात जान गए हैं कि जैसे अंग्रेज विदेशी थे, तुमने कहा देश छोड़ दो, इसी प्रकार ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी है और इतिहास में भी विदेशी साबित हो चुका है। माननीय भवन मेश्राम साहब ने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा, साबित कर दिया है कि ये लोग विदेशी लोग हैं। तो हम भी कह सकते हैं जैसे अंग्रेजों से आपने कहा था कि आप विदेशी हैं, देश छोड़ो, इसी तरह से हम भी कह सकते हैं ब्राह्मणों आप भी विदेशी हो, देश खाली करो, इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं। तो ये हमें आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, 10 तारीख को हम भारत बंद करेंगे, उसमें हम अपनी गिनती कराने की मांग करेंगे। जब हमारी गिनती होगी, गिनती होने से क्या फायदा होगा, न्यायपालिका में 600 जज हैं, 600 में 582 जज ब्राह्मण हैं, ओबीसी 52% है, तो कितने होने चाहिए हमारे, 600 में आधे अपने जोड़ लो, 300 से ऊपर ही होने चाहिए, लेकिन इस समय 0 है, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो गिनती कराएंगे जितनी हमारी 52% से हमारी 60-70 हो गई होगी। अब तो 52 में थे, 1931 में 52 थे, तो आज बड़ी होगी कटी होगी, बड़ी होगी, लगभग 60-65 के ऊपर होंगे जाके। तो 60-65% अगर हम हैं तो 60-65% नौकरियां हमें चाहिए। न्यायपालिका में 600 जज हैं। 2012 में संसद में चर्चा चल रही थी कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो शरद यादव बोले कि पहले हमारी जो आरक्षण लागू है 27% लागू है, क्या वो फिल हो गया है, अगर हो गया है तो समाप्त कर दो, नहीं हुआ तो पहले उसे फुलफिल करो। इस तरीके से वहां पे चर्चा हुई। तो 2012 में उसकी निकाली गई रिपोर्ट, तो उसमें उसके अनुसार 600 जज निकले, 600 में 582 जज ब्राह्मण निकले, जिनकी गिनती 3 है, वो उस पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। कार्यपालिका में 3600 आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस मतलब जो डीएम वगैरह होते हैं। 3600 में आपने अपने जोड़ लो कितने होने चाहिए, आधे जोड़ लो, 18 दूनी 36, लगभग 1800 के ऊपर होने चाहिए हमारे। तो कितने अधिकारी हैं आपके आईएएस, कोई डीएम एसपी मिला आपको आज दिन तक, किसी भी जात बिरादरी का, ओबीसी का हो, कोई मिला, एससी का कोई डीएम मिला, नहीं मिला। हम लोगों को कहीं ऐसी जगह लगाते हैं और जो ब्राह्मण ठाकुर होते हैं वो डीएम एसपी बनाए जाते हैं। देश हमारा और राजपाट तुम्हारा। कांसीराज साहब ने क्या कहा था, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, बोला था। तो इसी तरीके से हमारे महापुरुष हम लोगों को जगाते रहते, बार बार जगाते रहते। आज मेश्राम साहब जगा रहे हैं और काफी लोग जग भी गए। आप लोग जगे ना होते तो आज यहाँ बैठे होते। अभी हर गांव में आप जाकर फिर से यही बात बताएंगे कि आजादी का आंदोलन है, आप लोग जागिए और आजादी की लड़ाई में शामिल होइए। तो 10 तारीख को इससे कई गुना भीड़ रोड पे उतरेगी और बैनर लगाकर अपने संगठन के लोगों से मांगिए कि हमें बैनर दीजिए, अपने गांव के सामने, अपने कस्बे के सामने, अपनी तहसील के सामने, अपने जिला मुख्यालय के सामने बैनर लेके खड़े हो जाओ और जाम लगाओ, फोटो खींचो अपने अपने मोबाइल में, फोटो खींच के उसे वायरल करो। तो इस तरीके से देश विदेश तक हमारी खबरें जाएंगी और फिर उनको दबाव में ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी गिनती करानी पड़ेगी, गिनती करानी पड़ेगी तो हमें हक अधिकार देने पड़ेंगे, नहीं देते हैं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस तरीके से हम लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया चारों पे जब हमारा अधिकार मिल जाएगा तब समझना कि हम आजाद हो गए हैं। चुनाव से केवल हमें सत्ता मिलती है, लेकिन आजादी के लिए चारों पिलर पे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों पिलर पे हमारा कब्जा होना चाहिए। हमें गिनती के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए
जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जितने ओबीसी के लोग हैं उनको उतना मिल जाए, जितने एससी के लोग हैं उन्हें उतना मिल जाए, तो सबका हिस्सा बराबर बराबर मिल जाएगा। अभी कुछ लोग समझते हैं ओबीसी के लोग अलग लड़ाई लड़े, एससी के लोग अलग लड़ाई लड़े। ना, ओबीसी और एससी सब एक ही लोग हैं। जैसे हम प्रजापति हैं, उत्तर प्रदेश में हम ओबीसी में आते हैं, जब हम राजस्थान चले जाते हैं तो हम एससी में आते हैं। हम ही ओबीसी, हम ही एससी, रिश्तेदारी तो वही चल रही है, लेकिन उधर वो एससी के तरीके से लड़ रहे हैं, हमें ओबीसी के तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे निषाद लोग उत्तर प्रदेश में ओबीसी हैं, सर्टिफिकेट बन के मिलता है, सरकार देती है। हम अभी बिहार गए थे, वहां पे निषाद लोग एससी में हैं, तो हम ही ओबीसी है, हम ही एससी है। हम ही को दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा। ओबीसी लड़ रहा है तब भी हमें साथ देना चाहिए, एससी लड़ रहा तब भी हमें साथ देना चाहिए। लड़ाई हमारी, हम इस देश के मूल निवासी हैं। वो एससी एसटी ओबीसी सब भूल जाओ, हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश पर हमारा कब्जा होना चाहिए, दूसरे का नहीं। एक आदमी हमारे घर में बंदूक लेके बैठ जाए, हम 6 आदमी हैं, एक आदमी बंदूक लेके बैठ जाए, घर पे कब्जा हो जाता है। तो मर जाए लेकिन उसको मार के हम अपना कब्जा छुड़ाते हैं। इसी तरीके देश पे एक दुश्मन बैठ चुका है। तो कब तक हम ये बात नहीं जानेंगे, जान जाए जब वामसेफ संगठन ने आपको बता दिया है कि ये विदेशी है, तो उसको लड़ना होगा। लड़ाई 2 प्रकार से लड़ी जाती है, एक बोली से, एक गोली से। एक फोटो लगी है वीरांगना फूलन देवी, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कैसे? गोली से। हम लोग लड़ रहे हैं हम गोली से। गोली से क्या होता है? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, ठीक है? तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम लोग संवैधानिक भाषा का यूज करते हैं। हम लोग लोगों को समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। जैसे अंग्रेजों से कहा था अंग्रेजों देश छोड़ो, ऐसे बोल देंगे ब्राह्मणों देश छोड़ो। बस हम लोग संख्या में ज्यादा हो जाएं। अगर 10 लोग खड़े होकर आवाज देंगे तो उठा के आपको अंदर कर दिया जाएगा। अगर यही संख्या पूरा देश की जनता एकदम खड़ी हो जाए, ब्राह्मणों देश छोड़ो, भाई कितनी संख्या? मात्र 3, 100 में 3। एक गांव का प्रधान नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री बना बैठा है। ये केवल हमें जागने की जरूरत। जिस दिन आप जाग जाएंगे, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको 2024 तक आजादी पानी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2024 में हम नया संसद बनाएंगे और इस संविधान को खत्म करेंगे। तो लड़ाई का समय निश्चित हो चुका है, 2024 तक हमें जागना है। और अभी सेमीफाइनल 2022 का चुनाव जीतना है और 2024 में केंद्र की सत्ता पाना है, तो वो लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा संविधान बरकरार रहेगा, हमारे अधिकार बरकरार रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय मूल्य। धन्यवाद साथियों। आज समय एक होने का आ गया है और पूरे देश भर में परिवर्तन यात्रा चल रहा है। परिवर्तन किस तरीके का परिवर्तन, ये सारी बातें आपको विस्तार से साहब बताएंगे। तो हमें आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा ऊर्जा भरने के लिए मैं 2 शब्द आप लोगों को ये कहना चाहता हूं। अब बिखरने का नहीं माहौल मेरे दोस्तों, अब बिखरने का नहीं माहौल मेरे दोस्तों। अब तो मूल निवासी एकता का शोर मचना चाहिए, शोर मचना चाहिए। साथियों, आपको हम बता दें कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हम लोगों ने रोड पे उतरा। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसा कानून बनाया गया। 200 पॉइंट रोस्टर था, उसमें सभी जाति के लोगों का हिस्सेदारी था। लोग एसोसिएट प्रोफेसर बनते थे, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ना बनने पाए। बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं विश्वविद्यालय में, वो ना होने पाए। इसके लिए उन लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर ला करके केवल अपने लोगों को रखने का काम किया। इसका विरोध हम लोगों ने रोड पर उतर के किया 5 मार्च 2018 को, जिसकी वजह से आंदोलन रोड पे हम लोगों ने किया पूरे देश भर में। वामसेफ एक ऐसा संगठन है कि पूरे देश भर में एक आवाज उठाता है। पूरे देश के समझ लीजिए 31 राज्य 550 जिलों में से ज्यादा एक साथ आंदोलन होता है। बाकी और किसी पार्टी किसी संगठन में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए समस्या राष्ट्रव्यापी है, तो समस्या राष्ट्रव्यापी संगठन ही करेगा, बाकी और किसी की ताकत नहीं है। साथियों, इसी क्रम में मैं चाहूंगा, वक्ता की कड़ी में बहुत दूर से चंबल से चल के आए हैं आप, माननीय सरदार हिम्मत सिंह जी, आप अपने मुखार बिंदु से समाज को दिशा और दशा देने का काम। धन्यवाद।
गोंडा जनपद के गोंडा मंडल के हाँ, गोंडा मंडल के और बहराइच जनपद के आसपास से आए हुए हमारे पुरुष डेलीगेट और महिला डेलीगेट सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर गैदरिंग इकट्ठा किया और समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप लोग जागरूक हैं, जागरूक कार्यकर्ता हैं, ये इसी बात का परिचय है। साथियों, मूल निवासी समाज, मछुआ समाज, मूल निवासी समाज में मछुआ समाज के अलावा ओबीसी और एससी के सभी हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं। मछुआ समुदाय बाहुल्य ये जनपद है और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। साथियों, मछुआ समुदाय हमेशा से अपना जागरूक रहा है और अन्याय अत्याचार के खिलाफ उन्होंने हमेशा से संघर्ष किया है, लेकिन अपना पुराना इतिहास कायदे से ना मालूम होने की वजह से आगे चल कर के वो भ्रमित हो जाते हैं और उनका आंदोलन इतर बितर बिखर जाता है। साथियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वीरांगना फूलन देवी ने हथियार उठाए और अपने अपमान का बदला लिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो डाकू थी और उसको डाकू होने का उस पर इल्जाम लगाते हैं, उस पर ये थोपते हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? देखिए, जब इंसान के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो ये समाज की जिम्मेवारी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जब उस पर अन्याय हुआ तो थाने गई, वहां भी बजाय न्याय मिलने की उस पर और अन्याय हो गया। अदालत में गई, वहां भी और अन्याय हो गया। फिर आदमी के पास जब कोई रास्ता बचता नहीं है तो हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? ये व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। साथियों, ये सत्ता संघर्ष, व्यवस्था का संघर्ष यही है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं कि किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार कहीं पर भी हो तो उसको जो लोग देख भी रहे हैं वो भी दोषी है कि तुम्हारे सामने अन्याय कैसे हो रहा है, तुम देखते कैसे रहे। और अगर हजारों सालों का इतिहास भी उठा करके देखें तो मछुआ समुदाय कभी भी कुर्बानी में पीछे नहीं रहा है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे, मैं भी मछुआ समुदाय से बिलोंग करता हूं और जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे सजाए थे तो एक मछुआ समुदाय के बाबा हिम्मत सिंह जी थे जिन्होंने अमृत छक के और वो गुरु पंच प्यारे बने थे और गुरु साहब अपने आंदोलन को, ये आजादी का आंदोलन जो उनका था, तो उसमें चमकौर साहब की जंग में वो शहीद हुए थे और उनके साथ ही पंजाब में अधिकांश लोग, मछुआ समुदाय के लोग सरदार बने हुए हैं। और यही नहीं, पंजाब में ही नहीं, देश विदेश में, कनाडा में और भी सभी देशों में जाकर के बसे हुए हैं और वो अपनी तरक्की को पाए हुए हैं, उनको अधिकार भी मिले हुए हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। जिन क्षेत्रों में हमारे समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है तो हमारे लोगों को उनकी बातें ही पता नहीं चल पाती है, तो उनके अंदर जोश और उत्साह नहीं आता है। तो हमें ये भी इतना इतिहास मालूम होना चाहिए कि हम लोग गौरवशाली हैं, यहाँ के राजा महाराजा रहे थे, हमारे पूर्वज यहाँ के राजा महाराजा रहे। सम्राट हिरण्यकश्यप को आपने नाम सुना होगा, हरदोई के राजा थे और वो ब्राह्मणों ने उस वक्त भी छल कपट से उनके राज्य को छीना था और वही नीति उनकी आज भी चल रही है। तो वही आज भी चल रही है। साथियों, अब हम इस लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमको वोट देने का अधिकार मिला है। हम अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। साथियों, जो हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव में अपने सरकार बनाने का हमको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है।
वीरांगना फूलन देवी जब सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद थी तो उस वक्त मान्यवर काशीराम जी ने उनसे संपर्क किया और उनसे उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने का उनके सामने प्रस्ताव रखा तो वो सहमत हुई, लेकिन वो बहन जी मायावती ने उनका टिकट कटवा दिया कि फूलन देवी अगर हमारी बसपा में आ जाएगी तो हमारी ये पार्टी पर जो है मछुआ समुदाय का ये इनका आगे बढ़ जाएंगे, इनका कब्जा हो जाएगा। ये उनके अंदर भेदभाव का दिमाग में उलझन पैदा हुई और उन्होंने ये क्यों पैदा हुई कि उनके दिमाग में मूल निवासी आइडियोलॉजी नहीं थी। वाम सेठ की संकल्पना है, मान्यवर काशीराम की संकल्पना है, वो बहन जी के दिमाग में नहीं थी। अगर होती तो वो ऐसा नहीं सोचती और वो आज ओबीसी समाज को साथ में लेकर के चलती। उसका परिणाम ये होगा एक एक करके उन्होंने सारे ओबीसी के लोगों को निकाल दिया पार्टी के अंदर से। जो भी हमारे भाई प्रधान साहब जो बता रहे थे कि वो मौर्य साहब कुशवाहा साहब वो हमारे लिए दलाली करते, दलाली गद्दारी क्या करते हैं, वो पार्टी में थे तो जब अपना मेहनत करते हैं तो उनको वो सम्मान नहीं मिलता, उनको निकाल दिया। फिर मजबूरी में वीरांगना फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उधर गई। उनकी भी नीति क्या है, हमारे दोस्त को हमको भी साथ में ले और दुश्मनों को भी तुमने साथ में लिया और उसकी वजह से उसके साथ में धोखेबाजी हुई। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई भी स्टेप लेते नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं लेते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं तो हम भी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम क्यों उनके पीछे लगे रहेंगे। और ये जो बीएमपी एक ही ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणवाद से टक्कर ले रही है, यानी समाज में जो गाय बराबरी की व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जात पात की व्यवस्था है, इसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे मछुआ समुदाय को कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां जानवरों में होती हैं। जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे, प्रजापति जी बता रहे, ये सही कह रहे हैं। तो हम लोगों को, मछुआ समुदाय के लोगों की भी, बाकी दूसरे के लोग जो मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके विचार पूर्वक इनके साथ भाईचारा निर्माण करना चाहिए। और हम जब निर्माण करेंगे तो हम बहुमत बन जाएंगे, बहुमत में होए, हमारी संख्या भी ज्यादा है। और ये हमारे लोगों को प्लानिंग है, ये जातियां तो ये ब्राह्मणों ने बनाई। क्यों बनाई? हमको अधिकार विहीन बनाने के लिए, हमको 6000 जातियों में बांटने के लिए। जाके हम विभाजित रहेंगे तो हम बटे रहेंगे, हमारे पास शक्ति नहीं होगी, हम कोई उनके अन्य अत्याचार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हमारी अगर सत्ता में आती है तो डीएनए कार्ड लागू होगा, तो वैसे ही जातियां खत्म कर दी जाएंगी। और जातियां खत्म कर दी जाएंगी तो हमें जातियों से क्या लेना देना है? हमें तो अपने अधिकार से मतलब है। जाति तो ब्राह्मणों को चाहिए, क्यों कि वो संख्या में थोड़े। ये उनकी जो नीति है क्या है? अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय। ब्राह्मणों की नीति, बीजेपी की नीति, कांग्रेस की नीति, दोनों की अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय है। इसीलिए वो दोनों ही पार्टियां और कम्युनिस्ट की वो सारे उनके समर्थन करते हैं। लेकिन हम लोगों को इंसानी अपने अधिकार चाहिए और हम अधिकार एक दूसरे से विभाजित होकर के, अलग रह करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मिलजुल करके प्राप्त कर सकते हैं, भाईचारा बना के संगठित होकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको यही नीति पर चलना चाहिए। हमारे ये बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे गए लोग हैं, ये भी समझना चाहिए। ये बटे हुए लोग नहीं है, हम लोग बांटे गए लोग हैं। हमारा जो भी इतिहास लिखा है दुश्मनों ने लिखा है, हमारे जो मतलब की फायदे की बात थी वो सारी की सारी बात उन्होंने छिपा ली। तो इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है कि वास्तविक बात क्या है। लेकिन अगर हमको जानकारी करनी है तो हमको हमारे लोगों को वाम से संगठन से जुड़ना चाहिए। और वो थिंक टैंक है और हमारे हर सवालों का जवाब हमको मिलेगा और उस तरह से हम उस दिशा में सोचने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहिए। और राजनीतिक सत्ता के लिए ये अभी 2022 का चुनाव जो है वो बीएमपी में हमारे लोगों को उसको समर्थन करना चाहिए, तो हम लोग भी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कोई भी अधिकार बगैर कुर्बानी के नहीं मिलते। कुर्बानी तो हमको देनी ही होगी और संघर्ष करना होगा। और साथियों, आपको ये भी मालूम होगा या ना भी मालूम हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो भी अपने मछुआ समुदाय से ही बिलोंग करते थे। महार समाज से, महार जाति मछुआ समुदाय की एक सब कास्ट है।
और वो उनके वहाँ पर मछली भी पकड़ी जाती थी, ये उनका व्यवसाय हुआ करता था। तो और पैसे भी जातियाँ जब निर्माण लोगों ब्राह्मणों ने की तो भी जाति कोई व्यवस्था, जाति की कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन हम लोग तो उनके बहुत नजदीकी हैं लोग, इसलिए हम लोगों को उनके आंदोलन को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए अपना समझ के। और हम लोग जब संख्या में भी ज्यादा हैं, अगर हम दूसरे के भरोसे सोचे कि हमारे लिए कोई दूसरा कोई लड़ाई लड़ेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमें लड़ाई खुद अपने आप ही लड़नी होगी। हमें अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी होगी और हम लोग संख्या में ज्यादा है। और अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो पता चल जाएगा कि दूसरी जी कुशवाहा है कम्युनिटी के साथ के लोग हैं, ये भी हमारे समाज से संबंधित हैं। कहीं न कहीं सरनेम मिल जाते हैं। तो इस तरह से चूंकि ये वास्तविकता है कि जातियां कुछ होती नहीं है। दूसरी बात ये व्यवसाय के हिसाब से है। आदमी नदी के किनारे हम लोग मछली पकड़ते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, नदी किनारे अगर वो सब्जी पैदा करते हैं तो वो काची कुशवाहा हो गए। तो इसी तरह से ये पानी से संबंधित ही मामला है। तो इसके अलावा बहुत सारे मूल निवासियों की जो गोत्र लिखा जाता है उसमें भी कश्यप गोत्र लिखते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम लोग का जुड़ाव है और हम लोग मूल निवासियों का एक ही समुदाय है, एक ही जाति है। इसलिए हमको लोगों को इनसे सबसे भाईचारा बना के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हम लोग विजयी होंगे। आप लोगों से भी हमें गुजारिश करते हैं कि संघर्ष के लिए कभी भी कदम पीछे न उठाएं और जो भी कुर्बानी करने की जरूरत पड़े तो कुर्बानी करने के लिए तैयार रहें। सफलता आपके कदम चूम लेगी। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। साथियों, कोई भी जंग बगैर जो है लड़े नहीं जीत सकते और बगैर कीमत चुकाए आजादी कभी मिली नहीं है, न मिलने वाली है। तो इसी क्रम में हम जो है चाहेंगे माननीय श्री दुखन जी मौर्य जी से, क्योंकि पूरी बात हो नहीं पाई थी, हम भी बहुत जो है पुनः अपने विचार को रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार। तो भैया 5 मिनट के तो और समय मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देता नहीं देखा कोहे के भाव रहे कि जब 30,000 रुपया कुंटल के धान खरीदाइल, फिर हम अपना बिंदु पावता नहीं सुना हो भाई। ओहो बैठा नाट यही में कुल हमारे जितना मूल निवासी वाला ना एक पर चढ़ कर महुआ महारानी उनकर हो गई कल्याण। एगो महारानी थोड़े बाड़ी, एगो महारानियों में महुआ महारानी भाई ना। आ ओकर हमनी भी बहुत ज्यादा जौन बा ना ज्यादा उपयोग बा। अरे भैया सोचे के चाहिए हो, हमार अधिकार के कमाई सोच। और 30,000 रुपये कुंटल धान के बिया दिहल गई, 1800 के भाव खोलल गई, 1868 रुपया। माने सरकारी रेट का बा 1868 रुपया। अब बताओ बीच वाला के खाता भैया जी कहनी है कि 1200 के धान बेचाता, तो 1200 में 1868 में कितना के अंतर हो गई? 668 रुपया के हो गई कि ना हो गई? तो 668 रुपया ये दुनिया कौन है जो खाता हमारा अधिकार भाई? का ओकरा हमारा अधिकार के खाए के चाहिए है? हम रावा सबसे पूछता नहीं कि हम अपना घरे भोज कराई, चाहे रावा अपना घरे भोज आयोजन कराई, आओ हमें अगर रउआ बाल बच्चा परिवार के खाए के ना मिले, दोसरे आके स्वाहा करे का ये अच्छा बात बा? ए महाराज हम मेहनत कैनी, 1868 के धान राजा होके तू खोलल के खोलल?
राजा खोलस ना। अरे होइसन दिनियन कई दासा काहे भइल भाई आज तक तू अपन राजा न चुनल भाई। तू अपन एक बार राजा तो चुन के देख। यहाँ के अभी का हमार प्रजापति जी कहनी है कि 1800 आईएस ओकर बाड़न, हमारा तहरा देखे के आईएस तो दूर बा, एगो उप जिला अधिकारी या थानेदारों के पता नहीं थे। तनकी देर खातिर मुलायम सिंह होइयो गइलन। धन्यवाद। मुलायम सिंह के हमनी के पिछड़ा जान के वोटो दे देनी जाता खाली। ओमे अब कहल नहीं चाहत का जने यादव जी होइहन त नाराज मत होइहन जा हमरा को। काहे से गाँव लोग के तो गाँव में हमारा बावन तो लाभ नहीं मिलल, लेकिन अपने लोग के देखलन उ पिछड़ा के चीज ना देखलन। इहे हाल भइल शुरू में के कर बहन जी के कांसी राम जी नारा दिले रहन आकि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो कांसी राम जी के जब मिशन लागू भइल तब भैया कका बार देश के अपना प्रदेश के मुख्यमंत्री बने के अवसर मिलल ना, लेकिन उहो के अपना रास्ता के छोड़ देले। आ जब आ गइलन सतीश मिश्रा आ गइलन ओकरा में टेकना लगावे, तब वहां नारा बदल गइल। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु आपन आपन कमी तो कोई नहीं खे देखत। हमारा तारा के समझा के लोग बकौले बाड़न तो हमनी के का करीन जा, लेकिन चिन्हे के बा कि जब हमारा अधिकार के 600 रुपया 668 रुपया 5 साल के अधिकार देला के बावजूद भी आज एमएसपी लागू नइखे करत। 74 साल देश के आजाद भइला हो गइल भैया, 74 साल हो गइल ना। अब की हाली 26 जनवरी शायद हो सकता 77 बल्कि 75 में मनी। अब बताओ 75 साल के आजादी में अभी तहार अपन अधिकार न मिलल, जौना के तू पैदा करके आए देश के जियावत रह। मने सोचे वाली बात बनो। आहो हमार कमाई दलाल खाई आ ओकरा के हम कही कि हम वोट देव। आए वोट देवे के चाही। हमार जब 668 रुपया अबे मिल जाते प्लास्टिक के जूता हमारा गोड़ में रही या कि हमरो मन करी कि हम जाई 5000 वाला अपना लड़का के जूता पे। अरे हम ना पहनी तो हमारा लड़का पढ़ता लिखता करे के लेके 5000 के जूता पहनाई। आए आहो हम अगर 1 एकड़ के खेती कैले बानी, सोचे वाली बात बा, अगर 1 एकड़ के हम खेती कैले बानी 1 एकड़ में हमारा अगर कतनो धान सर गइल बा तब 20 कुंटल भइल बा न, कि नइखे भइल तब 20 कुंटल भइल बा तब 20 छक्का 12,000 हो गई ना। अभी 68 होला बाकी बा 20 के हिसाब से 1200-1400 वो हो जाई है। तो 13,000 रुपया सोचा जा, 13,000 रुपया के कर हमारा खून पसीना के कमाई वो खुद खाता और ऊपर लेका कहता किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्या कहता किसान सम्मान, माने किसान के हम सम्मान। अरे तोरा ऐसा सम्मान के लूड़ा लागो कि एक एकड़ खेती करे वाला भैया मोरिया बैठल सामने ओहो 1 एकड़ खेती करे वाला आदमी के 13,000 रुपया ले सोचे वाली बात भाई। 1 एकड़ केवल मात्र 1 एकड़ खेती करे वाला के 12,000 रुपया 13,000 ले एक छमाही के अंदर। अभी गहूं बाकी बा, अब ही गहूं बाकी बा ना, आकी गलती कहता नहीं। अब खेत में पड़ल बा गहूं, तो जब 13,000 पे 1 एकड़ में ले तो अब कौन किसान के सम्मान करता रे भैया। वो 3 किस्त में वो कोई के मिलत कोई के नहीं के मिलत। 2,000 रुपया ते दे देले तो 2,000 के का हो जब 100 रुपया शतक धैले बा डीजल शतक धैले बा कि ना।
भाई कुल जितना पेट्रोलियम गाड़ी भाई संसदक धैले बानू अभी खाई चुनाव के चलते 10-12 रुपया कम कैले बड़ा सन। आ चाहे चुनाव बीतल अब के हाली जे तू लोग सूर्या के देला भाजपा के वोट तो जवन आगे हारी या पीछे झाड़ू बांधत रहतन नु अब की हाली उहे बाकी रही। ई जान लिया जा आ देखा जा आतना तो ध्यान जरूर देवे के बा। आकि लोग जान तरह का कहता दुए गो के तो लड़ाइए बा केकर हो। अरे हम तो सुनली है एने ना तहसील पर कचहरी में खाली वकील बतियावत सन आकि से अब की हरी समाजवादी के भाजपा। अरे समाजवादी कौन चीज का कर देले रहे हो कोई आजो कहा MSP के समर्थन करता हूँ। किसान आज 15-20 महीना हो गई बॉर्डर पर लड़त लड़त मर गईलन। सोचो कितना किसान शहीद हो गईलन। आज एगो मीडिया न देखौल है। आ ओहनी के भैया लखीमपुर के है देखल घटना न। अब ही क दिन भाई लखीमपुर के टेनी बाबा बनल बड़न सत्ता में चाहे जितना दागीदार रह कुल भाजपा में आओ कुल गंगा जी में धोआ करके कुल उ लोग शुद्ध हो जाए। ई हाल बा भैया। तैसे हम बतावतनी कि हमारा के 5 मिनट के टाइम मिलल बा एकरा के ध्यान में दिह जा। आकि जे अपना हित के बात करे जे तहरा अधिकार के बात करे जे तहरा अधिकार के सुरक्षित रखे के बात करे ओ व्यक्ति के आपन वोट द आ तू वोट ओकरा कहाला से कबो मत। धन्यवाद। अगर ओकरा कहला से तू वोट देता रह अगर ओकरा कहला से तो कहले बा कि अच्छा दिन आई तो अच्छा दिन अब कैसन आई कौहे आगे हारी आ पीछे झाड़ू बन्हाई। आओ जब बाबा साहब संविधान के रचलन तो 3 गो मौलिक अधिकार देलन शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य। आज तहरा स्वास्थ्य के गारंटी बा एगो नेता बन गईल तो ओकरा स्वास्थ्य के गारंटी बा ओकरा के पेंशन मिले के चाहिए। लेकिन तू अन्न उगा करके ओकर पेट भरता रह जमुना के तू पेट भरता रह वो व्यक्ति तहरा सुरक्षा खातिर अगर तहरा के चोर मार दे बाघ मार दे भेड़ा मार दे तहरा के सियार काट के पागल बना दे तहार कौनो बीमा नहीं तहार कौनो सुरक्षा नहीं खे। तो वैसन नेतन के आज तक तू लोग घास डल भैया हमहू डलनी हम झूठ ना कहब। आखिर हमनी के जतना पटिया बनल तो जब बाद के बनल तो उहो पटिया दागा देवे लागल तो चकमा में आके इहो हमनी ले लसन वोट अपन। तो जब वोट ले लसन तो अब राज तो करते बड़ा सन लेकिन चिन्हे के बा ऐसे चिन्हे के बा कि अगर ना चिन्हब भैया तो बहुत बुरा गति होई। आहो हम पैदा करी हो आए आ हमारा के ना मिले खाए के हो आ हमारा के उतने खाए के मिले आ कि जवन तू तय कैला 1800-1900 रुपया धान के रेट वो हमारा के आदमी कहता हो सबके कैसे MSP पर ले ली। अरे हम कहतनी अरे बड़का पेटावा वाला जवन कीन तरसनी गालावा ओहनी के हमार फसलिया तोरा खियावे में आ तोरा लागू करे में ते राजा हवे। जब तू राजा हवे अब बतावा गाय के नाम पर कितना बड़ा शोषण भइल। गौ माता के नाम पर आज के 5 साल पर पीछे जा अगर खूंटा ले गाय या बाछा चल जात रहसन तो जानता आदमी का कहत रहन आहो दुर्गा भाई अरे हमार गैया है ने गोलिया देखल हवा। आज हिंदू मुसलमान में तो लड़ावता ही बड़ा सन एहनी के आधार जानता का बा हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान इंडिया चीन हई हऊ ये मने अनाप शनाप टेलीविजन खोल दो अब बस इंडिया आ पाकिस्तान देखे लग आ तोहरो दिमाग में आवत हाँ यार मियाँ न तो बड़ा बदमाश। अरे मियाँ कहा बदमाश बा मर्द जमुना घरी शिक्षा के अधिकार तहरा के ना देत रहतनी ओ घरी शिक्षा के अधिकार देवे वाला के रहे कौन उस्मान खान हाँ शेख उस्मान जी
शेख उस्मान जी आपन जमीन दिलन सोचा पढ़े के महिलन के अधिकार ना रहे, पुरुष के अधिकार ना रहे। आजो कहाँ बा शिक्षा के नाम पर देखो ना, आए कहता सन कि सब एक समान, आए सबका साथ सबका विकास। ऊ कैसे भैया, एगो लड़का एकेडमी में पढ़ता ओकरा में दोसर पाठ्यक्रम चलता, आ एगो प्राइमरी में पढ़ता ओकर दोसर पाठ्यक्रम चलता। एकेडमी में पढ़े वाला लड़का के प्राइमरी में पढ़े वाला लड़का कबो बराबरी करी ना ना भैया आए तो तारा लड़का के कहा ले नौकरी मिली भैया? ना मिली। तारा लड़का के तबे नौकरी मिली जब तू सत्ता के परिवर्तन कर। आज सत्ता के परिवर्तन करे खातिर ओहनी के साथ तारा छोड़े के परी, अपना लोग के साथ अपनावे के परी। तो भैया और अगर संचालक महोदय जी के आदेश हो तो हम बात, हाँ तो भैया देखा बहुत बहुत धन्यवाद बा। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। और का कहीं भैया फिर मिला फिर बतलाई होई, लेकिन ध्यान रखे के बा। यहाँ के सुनल जाओ, यहाँ के आइल बानी चंबल के धरती से, कहीं के अत्याचार सहत आज ये उम्र हो गई बड़ुए। सोचो आज भी जुल्म कर करुए, लेकिन हमनी के सहता नहीं जा, हमनी के सहे के ना चाही। अगर दारू पी के आवता जुल्म करता, अगर ओकरा के अगर उ गाली देता ओकरा के डांट देव तो काल से मोहल्ला में ना आई, अगर परसों ले ना डांटब तो जान तड़का करी घर में घुसे लगी। तो ऐसे आदमी के हरकावे के चाही। आए देखो भैया तू मत नाराज हो, पूरा भैया तुम हुआ महारानी को बड़ा तू नाराज मत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। देखी जा सब है, सबसे बचे के बा, लेकिन मधुशाला ले बचे के बा। इतना बड़ा कोरोना काल लागल, देवी देवता के कुल पाठ बंद करा दिलसन। बंद हो गई रहे कि ना? कौनो बड़े बड़े जितना ट्रस्ट रही सन उ सारा ट्रस्ट के गेट बंद हो गई रहे कि ना हो गई रहे? कहीं दर्शन ना सरकार करे देते रहे। लेकिन यह कोरोना काल में हमनी के पिछड़ी अनुसूचित समाज के तोहफा पहला का खोलवावलस कि दारू के दुकान खुलल रहे कि ना? अरे दिसंबर नवंबर 22 के हमरा याद बा कि रात्रि में खुलल, और वो रात का जाने कतना करोड़ के सरकार के आय हो गुल, राजस्व आय हो गुल भैया। तो सबसे बची है जब भैया ये दारू से तो जरूर दूर रही है जा। अगर दारू ये जाले शपथ लेके जा एकलव्य के स्थान है, ये आदमी के स्थान है कि जवन आदमी बहुत बड़ा त्यागी पुरुष रहे एकलव्य, वो स्थान पर बैठल बड़ा जा। एजा से संकल्प लेके जा कि हमारा दारू के कम से कम छोड़े के बाद। यही संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत समय मिलल, फिर हमारा ले भेंट हुई तो हम फिर बताए, ठीक ना? जय मूल निवासी। भैया अभी लास्ट में दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। सुना करते थे कि समाज के बड़े ऐसी और चिंतक हैं, और हमेशा समाज की जो है चिंता बनी रहती है। साथियों, आप लोगों को हम बता दें, ये आपने देखा होगा बैनर पीछे लगा हुआ है, इसमें विषय बिंदु रखा गया है मछुआरा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन? जो सरकार में रहते हैं जिम्मेदार वही होते हैं, और पढ़े लिखे लोगों का भी जिम्मेदारी होती है कि हम सरकार से सवाल पूछें। उसके बाद और है मछुआरा समाज में योग्य लीडरशिप निर्माण किए बगैर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यानी तमाम पार्टियां बहुजनों की हैं, उसमें लीडरशिप नहीं है, लीडरलेस पार्टियां हैं। लीडरशिप निर्माण लोग इसलिए नहीं करते कि हमसे आगे चला जाएगा, अपने आगे नेता नहीं पैदा करते हैं। सच्चा नेतृत्व पैदा हो जाएगा तो समाज जवाब करेगा, बहुत सारी समस्या आएगी, चलो हम ही को रहने दो आगे। बहुजन मुक्ति पार्टी लीडरशिप निर्माण करती है, कैडर देती है, वाम से के द्वारा कैडर दिए जाते हैं कि देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में बहुत बड़े पैमाने पे लीडरशिप निर्माण हो सके, तब समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। इसी क्रम में हम थोड़ा आप लोगों को चाहते हैं कि ये कहानी है तो काल्पनिक, लेकिन वो सीख देती है। सीख ये है कि किसी गांव में पब्लिक देख रहे हैं, किसी गांव में जो है कहीं मूर्ति रखी गई थी, और उस मूर्ति को जो है
का विसर्जन करना होता था। विसर्जन करने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला तो किसी ने कहा फलाना का गधा लेके आओ, उसी पर रखा जाए। फलाना का गधा आया और उसके बाद जो है उस मूर्ति रखी गई, लोग जयकारा नारा लगाते हुए जाने लगे। उसके बाद नदी आया, नदी पे उतार दिया गया, फिर गधे को लात से, कोई पैर से, कोई जो है डंडे से मार के भगाया। अपने मालिक से आके कहता है कि हमें जो कि इधर से बड़ा जय जयकार मेरा हुआ और उधर से जब हम आए तो हमें लोगों ने जो ऐसे मूर्ति उतारा, उसके बाद लोगों ने जो है कि हमको गाली दिया, कोई मारा। ऐसा क्यों कहे तो तुम गधे हो ना, इसलिए। यानी हमारे समाज में बहुत सारे लोग अपने महापुरुषों की बात को लेके चलते हैं। जिन महापुरुषों ने, रहने दीजिए, आप लोग ध्यान उधर न दीजिए, आप अपना, बहुत महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान दिया, उनके बदौलत हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, बहुत सारे चीज मिला, बहुत सारे चीज मिले। लेकिन क्या है, आप लोग इधर ध्यान दें, बाकी उधर ध्यान न दीजिए। हम लोगों को सारे अधिकार मिले तो हमारे बहुत सारे लोग अपने महापुरुषों को भूल करके ब्राह्मणों के जो है चक्कर में आकर के अपना सारा सत्यानाश करवाया, फिर समाज का सत्यानाश किया। ये मंच ऐसा मंच है, दुश्मन को सीधा ललकारता है, बाकी किसी की ताकत औकात नहीं है कि सही बात वो आपको बता सके। तो इसी क्रम में साथियों, जिनको आप सुनने के लिए आप आए हैं, जिनको आप लोग सुनने के लिए आए हैं, चंबल की धरती से आए हैं, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्षीय भाषण अपना। साथियों, सर्वप्रथम मैं इस क्षेत्र की इस जमी को नतमस्तक होता हुआ, जिस जमी पर न जाने हमारे कितने पुरखों ने जन्म लिया, उन पुरखों ने जन्म लिया जिन पुरखों को आज किसी रिकॉर्ड पर नहीं देखा जा सकता। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए और मर गए। आज हमारे ही वंश के, हमारे ही लोग उनको नहीं जानते। मैं ऐसी सरजमी को नतमस्तक होता हुआ अपने ओबीसी कहो या एससी कहो, जो कोली वंश और मौर्य वंश से मिलकर के तथागत गौतम बुद्धा ने जो जन्म लिया, मैं ऐसे तथागत गौतम बुद्धा की भूमि को भी नमन करूंगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ये कहीं न कहीं तथागत गौतम बुद्धा की भूमि भी रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मछुआरे समाज में जन्मे हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जिसको लोग चमार जाति का मानते हैं, वो जानकारी का अभाव होने की वजह से उनको चमार मानते हैं। मैं ऐसे विश्व रत्न से सम्मानित और जानवरों से बदतर जी रहे हमारे भारत के समस्त मूल निवासी बहुजन ओबीसी SC ST के लोगों को इंसानों की लाइन में ला करके खड़ा करने वाले B.R. अम्बेडकर को बहुत बहुत श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हुआ, वीर एकलव्य जिन्होंने समाज में ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाया और विश्व में अपना परचम फहराया,
ऐसे वीर क्लब को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ, हमारे शिवाजी को भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ, और वीरांगना फूलन देवी जो आप देख रहे हो चित्र लगा हुआ है, मैं ऐसी वीरांगना फूलन देवी को, जिन्होंने न केवल मल्लाह जाति और मल्लाह जाति की समस्त उपजातियों का नाम विश्व में अपना नाम दर्ज कराने का गौरव प्राप्त कराया, बल्कि संपूर्ण भारत की समस्त नारी जात का सम्मान और गौरव और दृढ़ संकल्प करते हुए उनको आत्म ताकत प्राप्त कराने वाली नारी, विश्व की चौथी, भारत की प्रथम सशक्त महिला की खिताब प्राप्ति, ऐसी वीरांगना फूलन देवी को भी मैं नमन करता हुआ, समस्त बहुजन समाज पर जितने भी महापुरुष हुए सभी को सामूहिक रूप से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ, हमारे साथ में चल रहे माननीय सरदार साहब और सम्मानित दिनेश प्रजापति जी एवं कुशल संचालक महोदय, और हमारे वृद्ध लोग जो हमारे पंचासीन हैं आपके ही क्षेत्र से, हम सभी लोगों का बहुत बहुत आदर सम्मान करता हुआ, मंच पर जो भी हमारे साथ बैठे हैं सभी लोगों का, सम्मुख के जितना भी हमारा क्रांतिकारी समाज के प्रति चिंता रखने वाले, समाज की विचार रखने वाले, समाज के प्रति सोच रखने वाले समस्त साथियों को मैं बहुत बहुत आदर सम्मान करता हुआ जयमूलवासी बोलता हूँ। हमारे बीच क्रांतिकारी महिलाओं जैसा जज्बा रखने वाली महिलाएं, मैं इनका भी चरण चूमता हूँ, बहुत बहुत इनका आदर सम्मान करता हूँ। हमारे युवा साथी भी बीच में बहुत सारे बैठे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। साथ ही मैं संचालक महोदय का विशेष तौर से अभिवादन इसलिए अलग से करना चाहूँगा, जिस पर आपको तालियां बजानी होंगी, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को समाज के लिए दे रखा है, जो पूरे भारत में वो घूम घूम करके समाज को जगाने का काम कर रहा है। अभी 14 तारीख से पहले मेरे भी क्षेत्र में चंबल में वो लगातार काम में लगे हुए थे, और शायद अभी कोई विशेष कार्यवश जो आए हुए हैं लेकिन यहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, ऐसे पिता को जो अपने समाज के लिए अपना बेटा कुर्बान करता है। बहुत बहुत मैं सभी लोग धन्यवाद। हम सभी लोग का आभारी हैं, सभी लोग का साथियों, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप अपना परिचय बताइए। हमारे बीच पर जो विषय रखा गया है, सर मैं परशुराम निषाद बोल रहा हूँ, मैं सर पुराने रघुनाथपुर में रहने वाला हूँ और परशुराम निषाद हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हैं कहाँ के और किस तरीके से आपने इस तरीके से। लास्ट में परिचय दे दिया जाएगा, लास्ट में दे देंगे परिचय। नहीं, आप अपना परिचय बताइए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, ठीक है सर, मैं आपके आभारी हैं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला है। हम भी मल्ला। मैं वीरांगना फूलन देवी का भांजा हूँ, अच्छा, चंबल से आया हूँ और उसी चंबल की घाटियों में पैदा हुआ हूँ, जिस चंबल पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में अत्याचार होता रहा। आज जो है हमें आपके बीच में आने का गौरव मिला। मैं ऋणी हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मेरा परिचय है और समाज के लिए मैं लगातार 14 साल से कार्य कर रहा हूँ। पेशे में मैं डॉक्टर हूँ ह्यूमन बॉडी का, लेकिन समाज में मैंने देखा कि इधर तो मरीज को बहुत सारे डॉक्टर मिल सकते हैं,
इधर लगातार लंबे पैमाने में महामारी फैली हुई है, तो मुझे समाज में ज्यादा समय देना चाहिए, इसलिए मैं समाज का कार्य करने के लिए आप लोगों के बीच पर हूँ। ठीक है, धन्यवाद है सभी लोगों का। मैं सभी लोगों का साथियों, हमारा जो विषय है वो विषय बोलने दो ना। मछुआरा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन, अथवा मछुआरा समाज के योग्य लीडरशिप निर्माण किए बगैर उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। साथियों, ये हमारा विषय है। साथियों, हमारा जो विषय है वो महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। जो राज है वो जो है उसका मैं कुछ उजागर करना चाहता हूँ। अभी हमारे बहुत सारे लोगों ने इस विषय को छूते हुए बहुत सारी जानकारियां देना चाहा, और वो जानकारियां जो दी कुछ लोगों को ये सर के ऊपर से निकल रहा होगा। यादव जी, साथियों, आप लोग हमारे विषय को लेकर के कुछ ये समझ रहे होंगे कि मछुआरा से संबंधित बहुत सारी इस पर बात रखी गई है, और मछुआरा समाज में बहुत सारी जातियां हैं जिस पर बड़े पैमाने में हमारे लोगों को कहीं न कहीं से वंचित रखा गया। इसलिए मछुआरा से संबंधित विशेष बात रखने का मुझे लगता है जरूरत है। समाज में ये बात भी रखनी जरूरी है। जो समाज का ज्यादा पिछड़ापन जिस क्षेत्र से हो, जिस समाज का हो, उसकी बात रखना अनिवार्य होता है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोगों ने चर्चा किया वो चर्चा यूं ही हवा में नहीं है। हमारे बगल में बैठे साहब ने बहुत अच्छी आपकी भाषा में बात कही, बहुत बातें हमें उनकी समझ में आई, और कुछ बातें हम भाषा के तौर पर नहीं भी समझ पाए। हो सकता है मेरी भी बात आप अपने लहजे में ना समझ पाओ, कि जो मैं कह रहा हूँ आपकी भाषा में उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ हो, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे बीच पर यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ जितना भी हमारा पिता समान, दादा परदादा जैसे जो भी उम्र के अधिक बैठे हैं, इस पर में किसी के भी गले में कोई भी जंजीर नहीं देख रहे हैं। देश के आजाद हुए इतना समय हो गया, सोने की जंजीर किसी के गले में नहीं है। क्या हमारे लोग मेहनत कश नहीं है? क्या हमारे लोग जमीन जोतने बखरने के लायक नहीं है? क्या हमारे लोग या हमारे बच्चे नौकरी नहीं करते, या हमारे फसलों में अनाज पैदा नहीं होता? हम लोग व्यापार नहीं करते, हम वो सभी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ किसी के गले में जंजीर नहीं है? उधर उच्च वर्ण के लोगों में कोई गला ऐसा नहीं मिलता जिसके गले में जंजीर ना हो। ये बड़ी अजीब बात है। उधर गला नहीं मिलता जिसके गले में जंजीर ना हो, इधर गला नहीं मिलता जिसके गले में जंजीर हो। साथियों, ये जंजीर का मामला नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे
जो युवा लोग हैं उनका मत होता है, उनकी सोच होती है कि काश हमारे बाप ने भी, हमारे पिता ने भी अगर बहुत कुछ किया होता तो मैं इस तरह की दर दर ठोकर नहीं खाता, मैं भी बहुत आगे होता, मेरे भी घर में महल होता, मेरी कच्ची झोपड़ी नहीं होती, मैं दूसरे के खेतों में मजदूरी नहीं करता और आज मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अधिकारी होता। ऐसा हमारे लोग सोचते हैं। साथियों, जो भाई, जो युवा इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ, हमारे पिता हमारे बीच के बैठी वो हमारी समाज ओबीसी की हो या एससी की हो या एसटी की हो, वो कोई भी नालायक नहीं है, वो कोई भी मूर्ख नहीं है, वो कोई भी पिता हमारा ऐसा नहीं है जो अपमान की जिंदगी वो जीना चाहता या अपने बेटे के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा। साथियों, इसी समाज के बीच पर एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिस व्यवस्था से हमने हजारों पीढ़ियों से कभी सोचने का मौका नहीं मिला, कभी उस पीढ़ी पर ऐसा दिमाग दौड़ाने का कार्य नहीं किया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। साथियों, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात बार बार आ रही है, वो कौन सी व्यवस्था है, पहले तो हमें उस व्यवस्था के बारे में जानना होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी, हमें अपने और पराये की जानकारी करनी होगी। हमको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो पराये हैं, अगर यह जानकारी नहीं होगी तो हम जिन दलों को वोट देते जा रहे हैं, जिन दलों के मुखियाओं को दलगत या व्यक्तिगत अपना मान के वोट देते हैं, वो वोट देना और सत्ते में पहुंचाना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता। व्यवस्था की जानकारी हमें पहले होना चाहिए। कभी भी हमने देखा होगा, यहाँ जितना भी हमारे समाज के जो भी लोग बैठे हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। किसी भी ब्राह्मण के बेटे ने जो 12 साल का होगा, 5 साल का होगा, उसने यहाँ बैठे किसी पिता के पैर नहीं छुए होंगे। और हमारा यहाँ अधिक से अधिक उम्र वाला बैठा पिता ब्राह्मण के छोटे से छोटे बेटे को पैर छूने में गर्व महसूस करता है। आखिरकार ऐसा क्यों? बताया जाता है कि अधिक उम्र वाले का सम्मान करना चाहिए। तो ये अधिक उम्र का अगर सम्मान होता है तो कौन सा कारण है कि हमारे ओबीसी के लोगों को जब उसी जगह बैठा होता है और बगल में जब वो ब्राह्मण का बेटा आता है, ब्राह्मण बैठा होता है, तो छोटा बहुत होता है, लेकिन वो अपने से बड़ा समझ करके वो अपने व्यक्ति के पैर छूता है, लेकिन हम में से किसी के पिता के वो पैर नहीं छूता, यहाँ तक कि नमस्ते भी नहीं करता। हमारा पिता उसके पैर छूने में आगे दौड़ता है। इसकी जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हमको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कुछ भी जो आगे हम सोच रहे हैं करने के लिए वो कभी संभव नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी हमारा किसी भी पिता को जो देख लो, उन पिता के जो दादा रहे होंगे वो 100% उठा टेक रहे होंगे। 100% की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि हमारा बाप नालायक हो, हमारा बाबा नालायक हो, या किसी का बाप और बाबा नालायक हो सकता है, लेकिन मैं तो चंबल में रह रहा हूं, आप यहाँ रह रहे हो, कोई गुजरात में रह रहा है तो कोई बिहार में रह रहा है। हम सबके पिता नालायक नहीं हो सकते। हम सबके पिता नालायक नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते हैं
तो उसके लिए हमें परीक्षण करना ही होगा। साथियों, उस परीक्षण के हम कुछ पैमाना आपके बीच में रखना चाहते हैं। मैं वीरांगना फूलन देवी के बारे में कुछ घटनाओं को भी रखना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले ये पैमाना जरूर रखना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग इसको क्यों नहीं देखते हैं, इसको क्यों नहीं समझते हैं, और कौन सा कारण है जिस कारण को समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर वो विधायक बन गया हो, मंत्री बन गया हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, वो अरबपति क्यों ना हो, जब उसके बेटे की शादी होती है तो अपने बेटे की शादी में यथा अपनी शक्ति के मुताबिक 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का जीवन ले जा सकता है। लेकिन हमारा गरीब पिता जब अपने बेटे की शादी करता है तो वो भी जीवन ले जाता है, लेकिन कम से कम 5,000 का जेवर या 10,000 का तो ले ही जाता है। लेकिन उस जेवर की महत्वपूर्णता क्या है कि जब हमारा वो गरीब पिता 10,000 का जेवर ले जाता है, उस पर एक ऐसा जेवर लेके जाता है कि जो अरबपति का जो पिता होता है वो जेवर जब लेके जाता है तो वो भी लेके जाता है, गरीब पिता भी अपने बेटे की शादी में वो जेवर ले जाता है। वो कौन सा जेवर है? उसका नाम है कांसे की बिछिया। हमारी माताओं को क्या कांसे की बिछिया पहनाई गई कि नहीं पहनाई गई? हम में से किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ ऐसी नहीं है जिसको कांसे की बिछिया पहनने का मौका ना मिला हो, और सबसे पहला जेवर कांसे की बिछिया ही पहनाई जाती है। और कांसे की जो बिछिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांसे नाम की धातु है, इस उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में नहीं, दुनिया में पूरे विश्व में कोई धातु कांसे की आज तक बनी ही नहीं। जो बनी नहीं है उस धातु का नाम दिया गया, लेकिन वो धातु कौन सी है? लोहे का सबसे खराब में जो कतरन होती है, जिस लोहे का दोबारा किसी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता, उस धातु का नाम कांसे का नाम दिया गया। और वो कांसा की धातु हमारी माँ, बहन, बेटियों को पहनने को दिया जाता है। उसी जगह हम एक ही जाति, एक ही व्यवस्था, एक ही देश में रहने वाले हिंदू धर्म में कहे जाने वाले लोगों के बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कभी भी कांसे नाम की धातु की बिछिया अपनी माँ, बहन, बेटियों को नहीं पहनाता। अगर वो नहीं पहनाता और हमारे लोग वो पहनाने के, अगर वो पहना नहीं सके तो माँ, बहन, बेटियां अशुभ बताती हैं, कहते ये तो अशुभ हो गया, इसको तो ये मिलना ही चाहिए था, इसके बगैर शादी नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब सोना चांदी एक तरफ, लेकिन वो 2 पैसे की चीज सबसे भारी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो कानून है वो संविधान है। कल का कानून था वो सिर्फ विधान था। कल पढ़ने का अधिकार था, लेकिन संविधान नहीं था। सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का तो अधिकार था। कल पिछले अगर हम देखते हैं तो मकान बनाने का तो कानून था, अधिकार था, लेकिन संविधान नहीं था। सबको पक्के मकान बनाने का अधिकार नहीं था। साथियों, कल जो हमारे बीच पर माँ, बहन, बेटियां हुआ करती थी, उनको कमर से ऊपर कभी कपड़ा पहनने को नहीं मिला। ये हमारे ओबीसी, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों की बिल्कुल 100% पक्की बात बता रहा हूं। अगर हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो संविधान मिला है
उस संविधान के बनाने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनते। संविधान के बनाने वाले व्यक्ति को अगर मैंने कहीं फोटो देख लिया तो हम सोचते ये तो चमार से भेड़ा पड़ गया, अब ये चमार से दूर भागो, ये तो बेकार का आदमी है, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इसी भारत में जब B.R. अम्बेडकर, जब हम सबकी लड़ाई लड़ रहे थे, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूरे भारत से एक भी चमार B.R. अम्बेडकर का साथ नहीं दे रहा था। पूरे भारत के अंदर एक भी चमार, सिंगल चमार की बात कर रहा हूं, चमार जात से एक व्यक्ति अम्बेडकर साहब का साथ देने का काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि B.R. अम्बेडकर चमार जात के नहीं थे। उस समय जगजीवन राम नाम का एक व्यक्ति जो कांग्रेस में अगुवाई कर रहा था, वो चमार था। सारा चमार उनके साथ टोपी सफेद लगा के घूमता था, बुजुर्गों को याद होगा। एक भी चमार अम्बेडकर का साथ नहीं दे रहा था। आज अम्बेडकर उन्हीं चमारों के गले में, उन्हीं चमारों के दरवाजे में, उन्हीं चमारों के घरों में सम्मान उनकी फोटो रखी है। तो क्यों रखी है? क्योंकि जो वामशेप के माध्यम से पूरे भारत में जागरण हुआ, जिस वामशेप के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बनी थी, जिस वामशेप के माध्यम से हम जानेंगे मानवर कांसीराम साहब को, जो रमदसिया चमार जो हमारे बीच पर एक ऐसा शख्सियत पैदा हुआ महापुरुष के रूप पर, जिसने न केवल चमार को जगाया बल्कि संपूर्ण SC और OBC को जगाने का काम किया। B.R. अम्बेडकर की एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक दर्द को बयां करने का काम किया। तो हमारे लोगों को अपनी यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो चमार जात का लोग समझाने वाला व्यक्ति था, और चमार जात का व्यक्तियों को अपने आदमी की बात समझ में आई कि अम्बेडकर की जो बात है, जिसने हमारे लिए अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, उनके 4 बच्चों की मौतें हो गई, उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन समाज के लिए लाखों करोड़ों बच्चों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो यह बात जब उन चमारों को समझ में आई, तो चमारों ने B.R. अम्बेडकर को अपना मसीहा मान लिया। मछुआरे समाज में जन्मे B.R. अम्बेडकर मछलिया बॉम्बे में, जहां पर उन लोगों की शादी हुई, मछलियों की हुई। साथियों, ऐसे B.R. अम्बेडकर को हमारे मल्लाह जात के लोग ही नहीं जानते, नहीं मानते। जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम को हमारे लोग मुसलमान मानते हैं। मुसलमान कह दिया वो मुसलमान है, तो हमारे लोगों ने कहा मुसलमान है, नाम से भी लग रहा है कि मुसलमान है। लेकिन साहब, वो मछुआरे का बेटा मुसलमान नहीं, वो हमारा ही भाई है। मछुआरे का बेटा APJ अब्दुल कलाम हमारा ही भाई रहा। सचिन तेंदुलकर को, जिसे हमारे लोग बड़े पैमाने में नहीं जानते, जो दुनिया में अपना परचम फहराया, वो मल्लाह जाति का ही व्यक्ति है, जिसे हमारे ही लोग नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस वीरांगना फूलन देवी को आप लोगों ने साधारण मान लिया कि वो हिंदू धर्म में रही और हिंदू धर्म में मर गई, ऐसा नहीं है। जो मारी गई हिंदू धर्म में नहीं थी, वो कौन थी, किस धर्म को अपनाया था, यह बात भी हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। जब वीरांगना फूलन देवी के ऊपर प्रताड़नाएं हो रही थी,
तो उस समय उन्होंने बहुत देवी देवताओं की मन्नत किया, बहुत मंदिरों में माथा टेका, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया। उन सवर्णों को बहुत कहा, बहुत मिन्नत किया। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर धंधा बना के रखा, उन सवर्णों ने कभी भी वीरांगना फूलन देवी को सम्मान देने का काम नहीं किया, बल्कि क्या किया, वीरांगना फूलन देवी जिस समय उनको उठा के वो छतरी लेके जाते हैं बेभई गांव में, 7 दिन से अधिक दिनों तक रख करके उसके साथ लगातार बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ऐसे बलात्कार करते हैं साथियों कि जिसके अंग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसको होश व हवास नहीं रहता, उसके बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वीरांगना फूलन देवी को निर्वस्त्र करके क्षत्रियों ने भरी सभा पर कुआं से पानी खिंचवाया। न केवल पानी खिंचवाया, उससे पानी खिंचवाने के बाद एक एक ठाकुरों को पानी पिलवाने का जबरन काम किया। साथियों, वो फूलन उस समय उसकी हालत ये थी कि ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना बोल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो गिड़गिड़ाती रही, वो रोती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। साथियों, किसी तरह से ठाकुरों ने उसको छोड़ दिया तो फूलन अपने उस गांव से निकलती है यमुना नदी के किनारे के लिए। जब वो किनारे को यमुना जी को जा रही है तो गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, चलती है, लेकिन कहीं वो उठ पाती है, कहीं नहीं उठ पाती है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, क्षत्रियों ने सोचा कि अगर फूलन उस साइड चली गई और मल्लाहों ने जान लिया कि फूलन के साथ ऐसा सामूहिक पूरे गांव की तरफ से, ठाकुरों की तरफ से ऐसा बलात्कार केस हुआ, तो हो सकता है जिन मल्लाहों से हम सत्ता चलाते हैं, जिन मल्लाहों से हमारी व्यवस्था चलती है, अगर पूरा प्रदेश का मल्ला एक हो गया तो प्रदेश में कभी सरकार नहीं आएगी। अगर देश में कहीं मल्ला एक हो गया तो केंद्र में हमारी सत्ता नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाओ उस फूलन को पकड़ के ले आओ, वो जिंदा नहीं जाना चाहिए, उसको उठा के लाओ। वहां से कुछ छतरी दौड़ते हैं, फूलन जहाँ गिर रही थी, आगे बढ़ रही थी, उठ रही थी, तो वो फूलन क्या करती है, उस समय वो फूलन जो है जो आगे जाती है, तो उसको किसी तरह से वो ठाकुर जो है जबरन उठा लेते हैं और वो उठा करके घसीटते हुए, उसके पाय को घसीटते हुए उस बालू और रेत से अपने गांव में पुनः ले आते हैं। 3 दिन आते, 3 दिन में उन्होंने और भी सामूहिक रूप से बलात्कार किया। उसके बाद उसकी हालत जो हो गई, उसको खुद पे होश नहीं रहा कि मैं अब घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। ऐसी हालात पर वीरांगना फूलन देवी को जब मड़ासन की स्थिति में देखा तो उन्होंने एक चद्दर बिछाया, चद्दर बिछा करके वीरांगना फूलन देवी को उस पर लिटाते हैं और पोटली बांधते हैं, जैसे हम लोग चारा बांधते हैं। ऐसे बांध करके यमुना के किनारे उसको ले जाते हैं, एक पतली बोट पर उसको रखते हैं और उस धारा जिस दिशा को प्रवाह होती है, उस दिशा को प्रवाह में वो बोट चल देती है, ले जाते हैं और इतने दूरी तक ले जाते हैं जहां तक क्षत्रियों के गांव पड़ते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उस क्षेत्र में क्षत्रियों के 84 गांव एक साइड से, बीच में गांव नहीं पड़ते दूसरों के, 84 गांव क्षत्रियों के हैं। जब क्षत्रिय जहां से खत्म हो जाते हैं, मल्लाहों के गांव शुरू हो जाते हैं एक तरफ से, तो उन मल्लाहों के गांव के बीच पर उसको नदी में ही उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मछुआरे लोग इसको देखते हैं कि रात में
ऐसा कौन सा सामान इस बोट से गिर गया? ये नशे में धुत जा रहे हैं क्या बोट वाले, जिन लोगों ने देखा भी नहीं और कुछ गिर गया है, भारी भरकम चीज गिरी है और ये चले गए हैं। कोई अगर लड़के को, किसी की बेटी को छोटी अगर होती, मृतक हुई होती, उसे डालने आते तो पत्थर ढूंढते और बालू ढूंढते, बोरी में भरते, उसको डालने जाते। ऐसी प्रक्रिया नहीं दिखी। निश्चित नशे में धोते हैं और कुछ गिर गया है। बोट तो आगे चली जाती है, लेकिन मछुआरे उस समय वहां पर जो थे, उन्होंने उस पोटली को वहां पानी से ढूंढने का काम किया और ढूंढ करके जब देखा कि उसके हृदय की गति चल रही थी और उसके नब्ज में देखा तो नाड़ी भी चलने का काम कर रही थी, उसको पानी को पलटा किया, उसको पानी निकाला और वीरांगना फूलन देवी को उस समय देखा तो इतना उसको ब्लड चल रहा था, उसके अंग भंग हो चुके थे, वो बेहोश थी, उसकी कोई स्थिति बोलने बताने के लायक नहीं थी। तो उसके घर और परिवार वालों को भी सूचना दी गई और जो उसके शुभचिंतक लोग थे कि समाज का जिसको डर था, उन मछुआरों में भी कुछ लोग समाज के लोग थे। तो उन लोगों ने कहा कि अरे जल्दी ले चलो, ये तो फला फला लड़की है, फला की बेटी है, जल्दी ले चलो। उसको ले जा करके उस समय ग्वालियर में जाके इलाज कराया गया। उस समय पर 1.5 लाख से ज्यादा, लगभग 1.5-2 महीने तक उसका इलाज चला। वीरांगना फूलन देवी का जब ये आराम हुआ और वो ठीक हो गई, तो साथियों बताना चाहते हैं कि वीरांगना फूलन देवी ने मिट्टी का तेल नहीं डाला, आग नहीं लगाई, मिट्टी का तेल डालकर किसी पेड़ में फांसनी नहीं लगाई। झूठ जाए कि हमारी बेइज्जती इतनी हो चुकी, अब हम मौत दिखाने लायक नहीं है। लेकिन साथियों, वीरांगना फूलन देवी ने कहा कि मैं छोटे में सुनती रहती थी कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को सभी जगह पर हमारी लड़कियों पर बड़े लोग बड़े उसका यासी का वो करते हैं, बड़ा जो है प्रताड़ित करते हैं, उनका भोग करते हैं। तो हम ये सोचती थी कि वो लड़कियां, वो महिलाएं बदचलन होंगी, खराब होंगी। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो जो है हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी जो महिलाएं हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था के तहत उच्च वर्ण के जो हमारे क्षत्रिय लोग हैं, वो बड़े पैमाने में यहाँ पर बहुत दरिंदे हैं। उनका कोई भी इंसानियत उनके पास नहीं है, उनका कोई हिंदुत्व नहीं है, उनका कोई भी मानवता नहीं है। हमें बदला लेना होगा। अगर इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ वो होगा तो मैं सभी का बदला लेके ही मरूंगी। ऐसा सोच करके उन्होंने फिर अपना एक गैंग बनाने का, दस्यु बनाने का कार्य किया। एक ऐसा गैंग निर्माण किया जो लोगों, जो सताए हुए लोग थे, बारी बारी से उनको पहचाना गया, उन तक बात पहुंचाई कि तुम्हें अपनी बिटिया की अगर इज्जत प्यारी हो, जो फांसी लगा के मर गई, तुम्हें अगर अपनी बिटिया की प्यारी इज्जत हो, जो मिट्टी की तेल डाल के मर गई, तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, इस तरह का जब उन्होंने ढूंढा तो बहुत सारे लोग मिले। उन लोगों ने मिलकर के एक गैंग का निर्माण किया। जब वो गैंग का निर्माण किया तो साथियों उस गैंग में ऐसी ताकत बनी कि पुलिस जिस तरफ गैंग होती थी उस तरफ पुलिस नहीं जाती थी। जो माइक उनका बजता था, जो मस्जिद में अजान देने वाला माइक लंबा तुराही वाला होता है, जो रामायण और भागवत में हम लोग बड़ा माइक रखते हैं, वो माइक जो है वो लगातार बजा के रखती थी। उस चंबल के इलाके की हालात सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। उस इलाके पर यहाँ बैठा ऐसा कोई शख्स नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी, अगर उस इलाके में मुझे गुजरना पड़े अकेले में तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं घर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं तो वहां पैदा हुआ हूँ। मैं उधर छोटे से लेके बड़े पर मैं उधर ही रहा, तब भी मेरे की मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप में से कोई भी व्यक्ति उस तरफ से गुजर पाएगा और जिंदा निकल आएगा, हार्ट अटैक से गुजरना पड़ेगा साथियों।
यहाँ कोई भी ऊंचा से ऊंचा पेड़ नहीं दिखता, जितनी बड़ी वहाँ ऊंची घाटियां हैं। बड़ा सा बड़ा पेड़ को 3 गुना कर दो, इससे भी ज्यादा ऊंची घाटियां हैं। उन घाटियों में जहाँ पर हम 1 घंटा नहीं बिता सकते, आपकी बहन, आपकी वीरांगना ने 5 साल तक दिन रात गुजारे हैं वहां पर। ऐसी जगह पर गुजारे जहां पर वो तपती धूप, वो घोर बारिश, यमुना की बाढ़, कोई भी सीजन रहा हो, वो सर्दी उसी जगह पर गुजारी। वीरांगना फूलन ने अपने बदले के लिए नहीं गुजारे, वो चाहती तो उसी समय 1 महीने 2 महीने के अंदर अपना बदला लेकर के चली जाती, या मर जाती, या मारी जाती, या आत्मसमर्पण हो जाती। लेकिन उस समय बहुत सारी वहां कुरीतियां थी, जिन कुरीतियों के चलते सवर्णों का अत्याचार हुआ करता था। बारी बारी से क्षेत्र वाई जहाँ पता लगता था कि इस क्षेत्र से लड़कियां उठाई जाती हैं और वो उठा करके सप्लाई होता है, तो सप्लाई करने वाले के गैंग उन्होंने खत्म किए, उन लड़कियों को उठाने वालों को। जहाँ पर हमारी बहन की विदा होकर के जब जाती थी, हमारे लोगों की, बहनों की, बेटियों की विदा होकर जाती थी, तो ससुराल में सीधे नहीं जाती थी। वो उच्च वर्ग के कुछ ऐसे दरिंदे होते थे, दबंग लोग हुआ करते थे, वो डोली उन्हीं के घर पहले उतरती थी। उसके बाद वो डोली फिर 2 दिन में 3 दिन में जिसके साथ शादी होती थी उसके घर जाती थी। तो वीरांगना फूलन देवी ने ऐसे लोगों को नष्ट नाबूद कर गोली से मारने का काम किया, और उस पर अपना लेटर भी लिखवा करके, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं वो, लेकिन लिखवा करके वो सीने में नत्थी करती थी कि वीरांगना फूलन देवी ने ऐसा इसलिए मारा कि ये काम करता है। साथियों, एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ। वीरांगना फूलन देवी के गैंग पर एक ब्राह्मण भी था, जो ब्राह्मण बहुत अच्छे लोगों में, अच्छी बुद्धि वालों में माना जाता है। वीरांगना फूलन देवी को पता लगा एक वैश्य समाज का एक व्यक्ति है जो बहुत धनवान है, गरीबों का पैसा बड़े पैमाने से लूटता है, ब्याज बहुत ज्यादा लेता है, और सोने चांदी की गांठें अपने पास रखता है। तो वो जो है समाज को बर्बाद करके रख रहा है, तो वहां पर हमें डकैती डालना चाहिए। जब वीरांगना फूलन देवी को यह पता लगा, तो वीरांगना फूलन देवी ने कहा चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। पूरा गैंग वहां पर जाता है और डकैती डाली जाती है। डकैती डालने पर उस घर में क्या होता है कि 2 दिन पहले एक सुंदर सी बहू गौना होके आई थी, उस बनिया के लड़के की पत्नी। क्योंकि वैसे भी उच्च वर्ण की बेटियां सुंदर होती हैं खान पान की वजह से, रंग रूप में, तो जब वो उसकी सुंदरता को देख करके उस ब्राह्मण ने कलाई पकड़ी और उसके साथ बेइज्जती करने का, कुकर्म करने का मन बना के उसको लेके चलता है। तो वीरांगना फूलन ने दहाड़ते हुए कहा कि छोड़ दे उसको छोड़ दे, वरना तू मारा जाएगा। उसने हाथ को नहीं छोड़ा, तो साथियों वीरांगना फूलन देवी ने गोली मारने का कार्य किया। अपने ही साथी को गोली ही नहीं मारी, बल्कि धड़ से सर को भी कलम करने का कार्य किया था। अपने साथी को, गैंग के साथी को, उसने ये नहीं देखा हमारा गैंग का एक आदमी घट जाएगा, ताकत घट जाएगी, लेकिन अगर गलत काम है तो हमारा ही क्यों ना हो, तब भी उसने उस चीज को नहीं छोड़ा। साथियों, उस समय उस जनपद पे, जनपद जालौर पर कोई एसपी नए आए हुए थे जिसकी पहली या दूसरी पोस्टिंग थी। तो उस एसपी ने सलूट मारा था उस समय वीरांगना फूलन देवी को। वहीं से जब मिट्टी वो उठाई थी कि अरे मैं तो सिर्फ फूलन को डाकू मानता था, लेकिन इतना बड़ा इंसाफ करने वाली कि जिसने एक महिला के प्रति खुद अपने साथी को गोली मार करके उसका गला काटने का काम किया, और गला को फूलन ला करके उसके घर में सौंपा था जाके कि उसको ये पता लग जाए कि हाँ तुम्हारे अपने बेटे को क्यों काटा, क्यों मारा, ये पता लग जाए। साथियों, वीरांगना फूलन देवी के साथ जो अन्याय हुआ
जो अत्याचार हुआ, जब वो हाजिर हो गई, हाजिर होने के बाद भी उसके साथ अन्याय अत्याचार हुए। और जब वीरांगना फूलन देवी संसद में चुनकर पहुंची, आपके ही लगे हुए क्षेत्र से, भदोही क्षेत्र से जीत कर जब वो गए और जब पहुंची वहां पर, जहां पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, हवा भी फिल्टर होके जाती है, ऐसी जगह पर वीरांगना फूलन देवी को हत्या करने का सवर्णों ने ही काम किया, वही उच्च वर्ण के लोगों ने काम किया। जिसे राणा का नाम आता है, उस राणा ने मारने का काम किया। आज की डेट पर वही राणा हमारे बीच पर बीजेपी के माध्यम से स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और हमारे ही समाज के लोग उसी बीजेपी को बड़े पैमाने में वोट दे करके सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। वीरांगना फूलन देवी का दर्द तो है, लेकिन उधर भाग रहे हैं। साथियों, ये दर्द मिटाना होगा। इसको अगर दर्द मिटाना है तो हमको इन सरकारों को नष्ट नाबूद करना होगा। इससे पहले मैं और कुछ जानकारी दूं, एक बात विशेष बताना चाहता हूं, जिन बातों के जिस जरिए से हम ओबीसी और एससी की दूरियां रहती हैं, उस पर ही थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो हिंदू ना हो? सभी लोग हैं ना? अगर हम हिंदू हैं तो सभी लोगों का रहन सहन, खान पीन और सारे क्रियाकलाप एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू हम लोग सभी लोग जन्म से हैं, जन्म से हिंदू है ना? जन्म से अगर हम लोग हिंदू हैं तो और धर्मों पे भी हमें रिसर्च करना चाहिए। अगर हम सरदार के घर पर जाते हैं तो वहां देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो कभी सरदार और सिख पैदा नहीं होता। उनको 5 चीजों का धारण कराया जाता है: कक्ष, केश, गंगा, कड़ा, कृपाल। जब 5 चीजें धारण होती है तब वो सिख और सरदार कहलाता है। इससे पहले वो सिख और सरदार नहीं होता। साथियों, जब कभी मुसलमान भाई के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ही पैदा होता है, लेकिन मुसलमान पैदा नहीं होता। उसे मुसलमान बनाया जाता है, उसकी सुन्नत होता है, उसका खतना होता है। इसके बाद आप कहते हैं कि ये अब मुसलमान हो गया, इस्लाम का व्यक्ति हो गया। साथियों, जब कभी बुद्धिस्ट के घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा ही पैदा होता है, कभी भी बौद्धिस्ट पैदा नहीं होता। वहाँ कृष्णा पंचशील अष्टांगिक मार्ग का बोध धारण कराया जाता है। जब ये चीज ये होने के बाद ही उसको कहते हैं कि ये अब बौद्धिस्ट हो गया। जब कभी हम क्रिश्चियन के घर में जाते हैं तो वहाँ बच्चा ही पैदा होता है, कभी भी क्रिश्चियन पैदा नहीं होता। वहां पर भी बपतिस्मा पैदा कराया जाता है। जिसका बपतिस्मा होता है वो क्या होता है कि अब क्रिश्चियन हो गया, अब ये जो है बच्चा नहीं रहा। लेकिन हिंदू के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कोई व्यवस्था है जिसे हिंदू बनाया जाता हो? है क्या? नहीं है। ऐसा जवाब मिल रहा है। लेकिन साथियों, ऐसी व्यवस्था है कि जब उस व्यवस्था से गुजरोगे तभी हिंदू होगे, वरना हिंदू हो नहीं सकते। वो व्यवस्था हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी कभी हमारे पुरखों को एहसास नहीं हुआ। हम लोग कभी नहीं जान पाए, हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग जन्म से यूं ही मान लेते हैं, बिल्कुल बगैर सोचे समझे कि इसका मतलब क्या है। हमने मान लिया कि बस हम हिंदू है। साथियों, जब कभी भी हिंदू के घर में बच्चा पैदा होता है तो हिंदू वही बनता है जिस तरह से सभी धर्मों में कुछ ना कुछ क्रियाकलाप से गुजरना पड़ता है, तब वो अपने धर्म का होता है। ऐसे हिंदू धर्म में जो कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तभी वो हिंदू होता है। वो कौन सी प्रक्रिया है? जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार,
जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो व्यक्ति कभी हिंदू हो नहीं सकता। अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो तो हाथ उठा के बता दे। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है साथियों, यही नहीं उठ रहा है, संपूर्ण भारत में ओबीसी एससी के लोगों का, एसटी के लोगों का कभी भी यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होता, जिस कारण से हमारे लोगों के बीच पर इतनी बड़ी खाई डली हुई है। अब यज्ञोपवीत संस्कार हो ना हो, लेकिन जनेऊ संस्कार के लिए हम कहेंगे 5-10 रुपया 50 रुपया का जनेऊ मिलेगा तो हम बाजार से ले आते हैं, पहन लेंगे। बहुत सारे ऐसे जो चलते फिरते लोग होते हैं जनेऊ ले आते हैं ओबीसी के और लंबा ऐठा लगाते हैं कि हम भी देखो है और हमें अब कहना मत कि हमारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं, हमारे भी पिताजी लगाते थे। तो यह काम बड़े पैमाने में जनेऊ बाजार से खरीद के करते हैं कुछ लोग, लेकिन साथियों हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि जनेऊ संस्कार के उस पर हम रह सकते हैं, जनेऊ मार्केट से ला सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो सवर्णों की जनेऊ 3 लड़ी की होती है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गठबंधन कहा जाता है, और जब आप लेने जाओगे तो 6 लड़ी की जनेऊ मिलेगी, 6 लड़ी की जनेऊ मिलेगी आप लोगों को। चलिए 6 लड़ी की जनेऊ हो गई, हमने सोच लिया ये जो जनेऊ है वो जनेऊ पहना दिया, पहन लिया, कोई बात नहीं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जनेऊ जो होती है खाली पहन लेने से आप हिंदू नहीं हो सकते, जनेऊ पहन लेने से अकेले हिंदू नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ता है उस पर जो प्रक्रिया होती है, जब जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस समय ब्राह्मण के घर में गाय काटने का काम किया जाता है। उस समय गाय काटने का काम किया जाता है। हम अपनी शादी में गौदान करते हैं, वो गाय काटते हैं। आज की डेट में वो गाय तो नहीं काट सकते, लेकिन गाय का मानक बना करके बेसन की या किसी और उसकी, और गाय का 10 ml 50 ml ब्लड लाते हैं, थाली में रखते हैं, उसी में काटते हैं। और काटने की भी एक प्रक्रिया होती है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है? गाय को यूं ही नहीं काटते, गाय के 36 टुकड़े करते हैं। 35 नहीं करते, 37 नहीं करते, 10 नहीं करते, 20 नहीं करते, गिनती के 36 टुकड़े करते हैं। इधर एक बुद्धि वाले को योग बताते हैं, 36 बुद्धि वाले को क्षमता, समाज को, नाई जात के लोग को उसको 36 बुद्धियां बता करके उससे खुद पैर छुआते हैं। तो जो 36 टुकड़े करते हैं, वहां मरने मारने की काटने की बात जो आती है, साथियों यहीं तक सीमित नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप गाय तो काट सकते हो सकता है आप आवेश में आके, लेकिन एक काम और ऐसा है वो कर ही नहीं सकते हो। वो कौन सा कार्य है? जब कभी यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस दौरान में सभी ब्राह्मण अपनी माँ से पैर छुआते हैं, अपनी माँ का मस्तक अपनी चरणों में रखवाते हैं। क्या यहाँ आप लोग अपनी माँ से पैर छुआ सकते हो? तो कौन सी परंपरा के आप हिंदू हो, बैराटी कौन से हो? अरे बाजरा शंकर हो या देसी हो, मुझे ये तो बता दो। ये बहुत रिसर्च का मामला है। यही कारण है जो मनु विधान में लिखा है। हमने अभी बिछिया पहनाने की बात किया, मनु के विधान में था, जो सवर्णों के ब्राह्मणों के विधान में था कि किसी भी महिला या शूद्रों को, पुरुषों को सोने चांदी पहनने का अधिकार नहीं, बल्कि लोहे का आभूषण होगा। साथियों वो आभूषण वो है। हमारे लोगों को मकान बनाने का, पढ़ने का, धन दौलत रखने का, अस्तित्व रखने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार मिला वो बाबा साहब की देन है।